हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दुष्यंत देशपांडे सर। आप डी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के फाउंडर। नमस्कार। गत 8 से 9 साल में डिफेंस में आर्मर्ड व्हीकल्स में जो कि हमारी मेन T-72 T-90 टैंक सिस्टम्स है, उसके सब सिस्टम्स के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में काम करते हैं। विदर्भ के या डिफेंस के सेक्टर में औद्योगिक विकास जो है उसमें एडवांटेज विदर्भ का जो इनिशिएटिव है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? एक प्लेटफॉर्म पे सबके लाके उनको प्रेरित करना कि आप लोगों में जाए और आपकी लोगों का सहभाग आपके प्रोक्योरमेंट और इकोसिस्टम में बनाए। एडवांटेज विदर्भ ने किया है, ये सबसे बड़ा आप उसकी अगर कोई उपलब्धि हो तो वो काम किया है निरंतर। अब ये तीसरा साल है, अब नाउ इट हैज़ बिकम एनुअल इवेंट। किसान का बेटा जो पहले वकील बनता है, फिर किसानी करता है और फिर उसके बाद में इस सेक्टर को चुनता है। क्योंकि मुझे कोई अलग रास्ता नहीं दिख रहा था मेरी फैमिली के लिए और मेरे सस्टेनेंस के लिए वो करना था। स्वदेशी का जो कंसेप्ट है वो कितना कारगर साबित होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ये सरकार का लक्ष्य है, जितना इंपोर्ट उतना एक्सपोर्ट। 2030 तक जो भी इंपोर्ट बाहर से होगा भी उतना ही, तो 3 लाख आज 50,000 करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी बढ़ावा देने वाली बातें हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। यूसेन पॉडकास्ट देख रहे हैं आप, और यूसेन पॉडकास्ट के माध्यम से यूसेन न्यूज़ लगातार विदर्भ में औद्योगिक प्रतिभाओं और उनकी क्षमताओं पर बात कर रहा है, और ऐसे लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं जिन पर एक तरीके से दारोमदार है कि वो विदर्भ के औद्योगिक विकास को एक तरीके से बढ़ाएं या वो बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बातचीत करेंगे डिफेंस सेक्टर की, और ख़ास तौर से इस बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दुष्यंत देशपांडे सर। आप डी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के फाउंडर डायरेक्टर हैं, और इनकी जो कंपनी है वो डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है। और डिफेंस सेक्टर में बातचीत करने का हमारा ख़ास मकसद ये भी है कि नागपुर और विदर्भ को जिस तरीके से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या डिफेंस इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के एक बड़े हब के रूप में न केवल प्रस्तुत किया जा रहा है, बल्कि यहाँ की क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके से प्रस्तुत भी किया जा रहा है। एडवांटेज विदर्भ जो नागपुर में आयोजित है, उसमें भी ख़ासतौर से डिफेंस के सेक्टर पर न केवल चर्चा हो रही है, बल्कि एक तरीके से निवेशकों को आकर्षित करने का भी प्रयास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और न केवल एडवांटेज विदर्भ बल्कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी विदर्भ में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताओं को भी एक तरीके से बढ़ावा दिए जाने का काम हो रहा है। तो दुष्यंत सर हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला तो मैंने बहुत आपका संक्षेप में परिचय करा दिया, लेकिन आप विस्तार से अगर हमें बताएं कि आप जो हैं वो क्या कुछ काम करते हैं, आपकी कंपनी क्या कुछ काम करती है, ताकि मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझ पाएंगे कि हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उससे थोड़े से अवेयर हो जाएंगे। नमस्कार। गत 8 से 9 साल में मैं डिफेंस में आर्मर्ड व्हीकल्स में जो कि हमारी मेन T-72 T-90 टैंक सिस्टम्स है, उसके सब सिस्टम्स के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में काम करता हूँ। आपको ज्ञात है कि सरकार ने जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस के थ्रू जो छोटे उद्यमियों को डिफेंस की प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम में शामिल करने के लिए जो प्रोत्साहन दिया है, उसका मैं बेनिफिशियरी हूँ। उसमें हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जितनी भी सब्सिस्टम्स है कि जो आज तक बाहर से आती थी, उसको हम लोग इंडिजिनाइजेशन का काम करते हैं। और ये लोग हम जो ऑर्डर्स लेते हैं, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज से लेते हैं, और नो कॉस्ट नो कमिटमेंट पे लेके उसको डेवलप करके उनको सबमिट करते हैं ट्रायल्स और एवेल्यूशंस, और आफ्टर रेटिफिकेशन फ्रॉम आर्मी एंड देन सब्सिक्वेंटली फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम लोग प्रिफर्ड वेंडर बनते हैं। ये समय लंबा होता है, 5 से 6 साल का एक कोई भी सब सिस्टम्स को अप्रूवल मिलने का समय होता है। उसके बाद में बल्क प्रोडक्शन, क्लियरेंस और मैन्युफैक्चरिंग। तो गत 7 से 8 सालों से कर रहा हूँ, और मुझे बताने में ये हर्ष होता है कि लद्दाख में जो हमारी टैंक्स सेनाओं जो मुस्तैदी से खड़ी है, उसमें उसको सब ज़ीरो टेम्परेचर्स में -20-30 डिग्री सेल्सियस में उसको
मतलब उसको सुचारू रूप से चलने के लिए जो एक प्री हीटिंग सिस्टम होती है वो 100% भारत में निर्मित हमने की है। आज तक रशिया से आता था 2020 के पहले, अब रशिया से पूरा बंद होके वो हमने पूरा भारत में पुनर्निर्मित किया है। तो ये यही परिपाक है कि नागपुर में भी ये सब चीज़ें जो एक बन रही है और एक माहौल बन गया है इस तरीके का कि हमारे यहाँ पे नोवाल जी जैसे उद्यमी हैं कि जिन्होंने परमोच्च स्थान पे अपना ये गौरव और गरिमा हासिल किए हैं, उनके दूरदर्शिता से जनरल देव साहब, अपना एयर मार्शल देव साहब है, श्याम अग्रवाल जी है और काफ़ी सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे छोटे उद्यमियों को ये समय मिलना, ये मौका मिलना और ये प्लेटफॉर्म मिलके हम लोगों को काम मिलना, ये दर्शाता है कि आम नागरिक भी ये इसका हिस्सा बन सकता है। पहले जिस सेक्टर को एक तरीके से व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उसमें जाने की गुंजाइश या रिस्क फैक्टर जिसमें ज़्यादा था, अब सामान्य उद्यमी जो है, स्टार्टअप्स भी जो है वो उस क्षेत्र को चुन सकता है, जा सकता है और बेहतर संभावनाएं उसके लिए है मौजूद हैं। बिल्कुल। पहले ये था कि आपकी पुरानी कुंडली देखते थे, 3 साल का एवरेज टर्नओवर क्या है, आपको अनुभव है कि नहीं, वो है तो फिर हम आपके बारे में सोचेंगे। अब नहीं है। सरकार ने ये कहा है कि ये मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से तीनों अंगों के, सेना के तीनों अंगों ने बताया कि ये हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। ऑल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सभी DPSUs ये सृजन डिफेंस पोर्टल पे उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपको खुद होके जाके उसमें आप सम्मिलित हो सकते हो। आपको ये कहना है कि सर ये मैं डेवलप करना चाहता हूँ। तो ये पहले कहीं नहीं था। बस ये है कि आपका जो टेक्निकल सॉल्यूशन है वो वेरीफाइड होके एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए, तो आपको ऑर्डर मिलता है नो कॉस्ट नो कमिटमेंट बेसिस पे डेवलपमेंट ऑर्डर। ये जो पहले पुराना कर्टन था, एक आयरन कर्टन की किसी को अंदर आने को नहीं मिलता था, ये अभी है ही नहीं। आप रिटायर्ड टेक्नोक्रेट हो, आप प्रोफेसर हो, आप एक उद्यमी हो, आप एक स्टार्टअप हो, सबके लिए समान जगह है। तो ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कि ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस और अभी DPM 2025 आया है, ये इसीलिए आया है कि इंपोर्ट डिपेंडेंस से इंडिजिनियस डोमिनेंस की तरफ हम जाए। तो गवर्नमेंट ने 5 इंडिजिनाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट निकाले कि इसका इंपोर्ट अभी होगा नहीं इसके बाद में। तो किसी भी उद्यमियों को अगर ये इसमें जाना है तो उसके लिए खुला दरबार है। बस उसने अपनी सोच को ये करना है और ये समझ लेना है कि बिजनेस आएगा रिस्क शेयरिंग बेसिस पे। 5 से 7 साल का समय लगेगा उस राह पे चलने के लिए, जो एक रुके रहने की और निरंतर चलते रहने का है, बस उसकी वो मानसिकता की ज़रूरत है। बाकी हूबहू गवर्नमेंट अभी आईडेक्स में है, आपके पास फंड नहीं है तो आप आईडेक्स के थ्रू भी ग्रांट ले सकते हो। वो भी इतना सरल हो गया है कि आपको पॉजिटिव ग्रांट्स मिलती है डेवलप करने के लिए। ये पहले कभी नहीं होता था। फिर आपका प्रोटोटाइप बन गया, फिर आपको प्रोडक्शन में जाना है डीप टेक में, तो सरकार 25 करोड़ से 250 करोड़ तक का निवेश भी कर रही है आपके साथ में। ये पहले नहीं होता था। तो ये जो बदलाव आया है, इस बदलाव का मेरी नागपुर और सभी विदर्भ के उद्यम वासियों को मेरी अपील है कि उन्होंने बढ़ चढ़ के सामने आके हिस्सा लेना चाहिए। आपने जो बताया कि आपकी जो कंपनी है वो काम करती है प्री हीटिंग सिस्टम पर। अब बहुत ज़्यादा टेक्निकल मिसाइल का और इसका मैं भी नहीं हूँ, पर आपने ये भी बताया कि पहले ये टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया बनाता था, अब आपने देश में पहली बार बनाया और आपने भी देश में पहली बार चंद्रपुर जैसी एक जगह में अपना यूनिट डाल के आपने बनाया। तो ऐसे डिफेंस के सेक्टर में हमने ये देखा है कि हमारे देश की लंबे समय तक जो है निर्भरता जो है वो कई अन्य देशों पर रही है। आपको क्या लगता है कि अब धीरे धीरे इस तरीके की स्थितियां बदल रही है? हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नए ज़माने के इक्विपमेंट है जो नागपुर में तैयार हो रहे हैं। अभी जैसा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें जो ड्रोन बनाया गया था वो हमारे नागपुर की जो कंपनी है उसने बनाया था। तो डिफेंस के सेक्टर में एक स्वदेशी का जो कंसेप्ट है वो कितना कारगर साबित होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ये सरकार का लक्ष्य है
जितना इंपोर्ट उतना एक्सपोर्ट। माने कि 2030 तक जो भी इंपोर्ट बाहर से होगा भी उतना ही, तो 3 लाख आज 50,000 करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में। ये काफ़ी बढ़ावा देने वाली बातें हैं। अगर मैंने मेरा कोई प्रोडक्ट भारत में प्रूव किया है और मुझे कोई एक्सपोर्ट की इंक्वायरी आती है तो मुझे लाइसेंस मिलने में दिक्कत नहीं होती है। पहले ये नहीं था। हम लोगों की रक्षा और संरक्षण और सामरिक नीति में बदलाव आ गया है। हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को ये मिला हुआ है कि वो बाहर जाके बेचे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक्सपोर्ट्स आज 25 से 30,000 करोड़ के आसपास चला गया है। प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन है उसमें, बट उसके कारण उनकी माली हालत जो थी आर्थिक, वो भी सुधर गई है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में आपको एडिशनल जनरेट हुआ है डिमांड और पैसा भी मिल रहा है। उसके अलावा उनकी जो कैपेसिटी थी वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस के कारण उनके ब्रेक इवन्स भी नज़दीक आ रहे हैं या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। जो मेरे जैसे उद्यमी हैं उनके लिए भी ये एक अनादर अवसर मिल गया कि जहाँ जहाँ पे रशियन इक्विपमेंट्स हैं, देश पूरे दुनिया में अगर देखें तो 120 देश ऐसे हैं कि जहाँ पे रशियन इक्विपमेंट्स अभी भी यूज़ होते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट। वो हमारे लिए मार्केट है, वो हमारे लिए मार्केट है। पूरा अफ्रीका हमारे लिए मार्केट है। अफ्रीकन्स में मोस्ट ऑफ द इसमें रशियन सिस्टम्स है। तो मिडल ईस्ट है अपना, आप ये ले लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया ले लीजिए, वियतनाम, कंबोडिया ले लीजिए, उसके बाद में आप ईरान और बाकी ले लीजिए, अज़रबैजान, अपने आर्मेनिया जैसा उत्कृष्ट उदाहरण है, यहाँ से हमारा एक्सपोर्ट भी होता है। तो जहाँ जहाँ पे रशिया का प्रभुत्व था, उनकी इकोसिस्टम थी, वो इकोसिस्टम्स में बिजनेस करने की क्षमता अभी हमारे पास आ गई है। तो हम लोगों को ये अभी दालन नया खुला हुआ है, तो उसका बढ़ चढ़ के सबने फ़ायदा लेना चाहिए। नागपुर और आसपास में आप किस तरीके से जो है वो क्षमताएं देखते हैं और किस तरीके से इसको और मजबूत किए जाने का जो है वो प्रयास हो रहा है, ना केवल आपके माध्यम से, जो प्लेयर इस बिज़नेस में, इस सेक्टर में बहुत पहले से हैं, और विदर्भ डिफेंस इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो एक बॉडी है जिसके आप सचिव हैं, उन सब के माध्यम से किस तरीके से? देखो, ये विदर्भ डिफेंस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का जो ये था वो दिवंगत लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र थोड़गे जी ने इसने ये किया था कि उनका ये मानना था जब वो मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस थे, इंडियन मिलिट्री के प्रोक्योरमेंट हेड, कि नागपुर में सब है, वो हनुमान जैसा है, उसको हनुमान चालीसा पढ़े बगैर उसकी ताकत का एहसास नहीं होता। नागपुर को सब है, पर चूंकि ज़रूरत नहीं है तो क्या करना है हमें। तो वो एक इनर्शिया को अगर ये थ्रो करना है और उसको ब्रेक करना है तो हमें एक ऐसी प्लेटफॉर्म की निर्मित करनी पड़ेगी, इसके ऐसे अवसर पैदा करने पड़ेंगे ताकि यहाँ पे कुशल मनुष्य बल की निर्मित हो, जिसके कारण कंपनियों को हम बुला सके कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए आए। उसके बाद में जो यहाँ की उद्यमी है उनको डिफेंस एरोस्पेस में एक्रेडिट होने के लिए और उनकी क्षमताओं का अपग्रेड करने के लिए उनको जो संसाधनों की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की, वो देना चाहिए। तो वो कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर आ जाए। तो उनकी जो सोच थी उसका ये परिपाक है कि उन्होंने निवृत्ति के बाद में नागपुर में बसने का समय लिया, ना कि पूना और सब लोग जाते वो किया, और उन्होंने जो ध्यास लिया था उसके कारण VDI बना। उसके बाद में हम लोगों ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको सपोर्ट किया, तो हम लोगों ने एक वैदिक नाम से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमारा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंस्टीट्यूट में। यंत्र इंडिया लिमिटेड इज़ अवर एंकर पार्टनर, उनके साथ कंसोर्शियम है। चूँकि वो एक अग्रणी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है डिफेंस वाला, तो हम चाहते कि उनकी उसमें भागीदारी हो यहाँ के विकास में। तो उन्होंने आके हमको जगह दी 5 एकड़। हमारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, हम हर साल 1200 लड़के साइबर टेक और ड्रोन टेक में हम लोग प्रशिक्षित करते हैं वहाँ पे। उसके अलावा अभी हमने डिग्री कोर्सेज भी शुरू किया है, BSc इन ड्रोन टेक और BSc इन साइबर टेक। उसके पीछे की मंशा ये है कि धीरे धीरे ऐसे कुशल तंत्रज्ञ हम लोग यहाँ पे तैयार करें जो अभी यहाँ अवसर ना हो वो बाहर जाए, पर जब यहाँ अवसर हो तो यहाँ के भी काम करे। और देखो ये कैसा है, ये घड़ा भरेगा तभी ये यहाँ का डेवलपमेंट होगा। तो वो एक है। दूसरा, मैं आप डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हो तो नागपुर के 300 किलोमीटर के परिसर में 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और 2 आर्मामेंट डिपोज है। उसके अलावा सबसे बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर आया है तो नोवाल जी की सोलर इंडस्ट्रीज के ग्रुप के कारण आया हुआ है।
तो नागपुर एक्सप्लोसिव्स के दृष्टि से एक ग्लोबल हब है, अग्रणी ग्लोबल हब है और भारत में सर्वोच्च स्थान पे। अब यहाँ पे एरोस्पेस की अगर ये अपना ऑफसेट क्लॉज ऑब्लिगेशन आपको अगर पता होगा कि कोई भी हम लोग इंपोर्ट्स करते हैं तो उसमें 60% जो होता है वो यहाँ के लोकल कंपोनेंट्स होना चाहिए, यहाँ का सर्विसेज होना चाहिए। तो जितने भी मिसाइल सिस्टम्स है बाहर से आ रही है उसमें ऑफसेट क्लॉज ऑब्लिगेशन के कारण एम्यूनिशन फिलिंग यहीं पे होना है, क्योंकि नोवाल जी ने इतनी बड़ी वो व्यवस्था करके रखी है देश के लिए। तो यहाँ का विकास आर्मामेंट्स, एम्यूनिशन, एरोस्पेस, आर्मर्ड व्हीकल्स, ये 4 एज पे होना है। तो अगर यहाँ के बात करें तो 4 एक के हमारे विकास की चतुसूत्र ये रहने वाली है, मतलब एक पिलर्स रहने वाले हैं। उसमें एरोस्पेस है क्योंकि मिहान में हमारे पास MRO है, ड्राल है जो अभी फ्रांस के साथ रफाल का ये हो रहा है, तो यहाँ पे इकोसिस्टम उसके कारण बढ़ेगी। MRO में अभी इसमें गवर्नमेंट ने बजट में जो राहत दी है इंपोर्ट्स के लिए, MRO के लिए लगने वाले जितने भी पुर्जे है या उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगने वाला है उसके ऊपर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में रियायतें दी है। उसके कारण यहाँ के उद्यमियों को फ़ायदा होगा। यहाँ पे MRO लोग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है जो हैदराबाद में नहीं है, बेंगलोर में नहीं है, पूना में नहीं है, मुंबई में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। तो नागपुर हैज़ गॉट एड एडवांटेज फॉर एरोस्पेस। डिफेंस में अगर 3 एक की बात करूँ मैं तो एम्यूनिशन, चूँकि यहाँ पे एक्सप्लोसिव फिलिंग की कैपेसिटी है तो एम्यूनिशन तो आना ही है, उसकी निर्मित फिलिंग की फैसिलिटी तो ऑलरेडी है, वो बढ़ेगा। उसके बाद में आ गया दूसरा, अगर ये आ गया तो आर्मर्ड व्हीकल्स, जबलपुर नज़दीकी है, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर है, गन कैरेज फैक्ट्रीज है। हमारे नागपुर के उद्यमियों को जबलपुर भी काफ़ी नज़दीक है, हमारी कनेक्टिविटी भी जबलपुर से सभी आर्थिक और इससे अच्छी है। 250 किलोमीटर 3 घंटे में आप पहुंच पाते हो, तो उसका भी हम लोगों ने उसका फ़ायदा मिलने वाला है हमको। तो आर्मर्ड व्हीकल्स, एम्यूनिशन और एरोस्पेस, ये 3 एक की अगर, और चौथा एक का जो मैंने आपको बताया था, उसमें सबसे पहला ये है कि इसके अलावा क्या है। तो इसके अलावा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ के कुछ उद्यमी 20 साल से चाइना में सेंसर्स और ऑटोमेशन सिस्टम्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो क्षमता हमारे के उद्यमियों में है उसका अभी हमको विकास करना पड़ेगा, उनको नए व्यवसाय के अवसर देने पड़ेंगे। एवियोनिक्स, एरोस्पेस जैसे बढ़ेगा, एवियोनिक्स में ही आएंगे। नोवाल जी के माध्यम से यहाँ पे लॉइटरिंग म्यूनिशंस और ड्रोन्स के लिए पेरिफेरियल ये सिस्टम्स तैयार हो रही है। उसके लिए फ़्लाइट कंट्रोलर्स है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बढ़ चढ़ के भाग ले सकती है। टेलीमेटिक्स में है, देन एंटेनाज में है, देन काफ़ी सारे ये है, GPS सिस्टम्स है। तो मुझे लगता है कि नागपुर का विकास होना ही है। और जिस हिसाब से अभी मुंबई की कनेक्टिविटी हमारी बढ़ी है, और ये नीचे में न्यू मुंबई एयरपोर्ट, भिवंडी वाला कनेक्टिविटी और विजिंजम पोर्ट वाला और सूरत हाईवे, ये जब कनेक्ट हो जाएगा, नागपुर जैसे पूना और पूना का विकास हुआ जब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बना, ये स्पिल ऑफ इफेक्ट अब ये समृद्धि महामार्ग से ये समृद्धि लेके आने वाला है। तो नागपुर का विकास होना ही है, अब कोई रोक नहीं सकता इसको। पर टेक्निकल एक्सपर्टीज है क्या? मेरा सवाल ये है कि आप डिजाइनिंग का काम करते हैं, आपने प्लांट चंद्रपुर में लगाया जी, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से माइंड होना चाहिए या टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, वो हमारे पास में अवेलेबल है क्या? जी है, बस यही है कि उनको ऑर्गेनाइज करके एक सूत्र में बांध के उसके पीछे खड़ा रह के उनको प्रेरित करने की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ कि मैंने जैसे शुरुआत किया तो मैं तो नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, बस मेरी एक चाह थी और जनरल थोड़गे साहब जैसे उत्कृष्ट विजडम और ये सपोर्ट सिस्टम मिले कि जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप करो। कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, हम उस पर बात करेंगे आपके इस सेक्टर में आने पे। तो मेरे जैसा अगर आदमी कर सकता है कि जिसको नहीं, तो बाकी सारे तो मेरे से इतने लाखों लोग नागपुर में ये है कि वो तो बिल्कुल कर सकते। बस वो तरफ हमके मुड़ के हमको वो राह के तरफ चलना है, उस राह पे चलना है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जो कहा था, मुझे एक्सपर्ट्स लाने पड़े, मुझे छोटे छोटे लोगों को साथ में बिल्ड करके लगान की टीम हमने बिल्ड की है। आज 65 लोगों की टीम है, उसमें से 30 से 32 लोग डिज़ाइनर्स और प्रोटोटाइपिंग डेवलपमेंट का काम करते हैं। काफ़ी सारा हमने उसके ऊपर निवेश किया है। गत 3 साल से मेरे पास ऐसे यंग ग्रेजुएट्स आए हैं कि जो डीप टेक में भी काम कर रहे हैं। ये नहीं था पहले, तो टैलेंट है जो यहाँ से ब्रेन ड्रेन होकर बाहर जाता था क्योंकि यहाँ पे अवसर नहीं थे। अब मैं आपको बता दूं, जेनजी जो है ना, वो काफ़ी फैसिनेटिंग है। उनके तौर तरीके हमें नहीं पसंद हो गए टशन वाले, बट दे आर वेरी फैसिनेटिंग, दे आर फोकस्ड। मेरे यहाँ पे 12 लोग ऐसे हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में काम करते हैं कि जो डीप टेक पे काम कर रहे विद फ्रुगल मीन्स। तो वो नागपुर के बंदे हैं जो इतनी बड़ी सब सिस्टम्स क्रिएट कर रहे, इतने बड़े टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहे हैं कि आगे 3 से 5 साल में एक काफ़ी बड़ा वो मैल का पत्थर साबित होगा यहाँ के उद्यमियों को और स्टार्टअप सिस्टम को प्रेरित करने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि ये जो एक सोच में बदलाव है, हम में है विश्वास, तो ये अभी आ रहा है सर। नागपुर बदल रहा है, नागपुर बदल रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करो, आपने जिक्र किया था कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है। एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी नहीं आ रही है 2025-26 की। नागपुर में नया डिफेंस पार्क आ रहा है, पार्ट ऑफ द कॉरिडोर। तो नागपुर इज बाउंड टू ग्रो, नागपुर इज बाउंड टू, अभी कोई नहीं रोक सकता। सरकार भी मदद कर रही है, उद्यमी खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा कर रहे हैं। बस हमें सब के लिए बात करनी है, खुद के लिए बात ना करते हुए हमको सोचनी पड़ेगी वी हैव टू हंट इन पैक। जहाँ भी जाए पॉलिसी फ्रंट पे बात करनी है तो हमें इंडस्ट्री के लिए बात करनी है, हमारे कलेक्टिव राइट्स के लिए बात करनी है, ना कि इंडिविजुअल राइट्स के लिए बात करनी है। वो अगर हमारी सोच बन गई और एक प्लेटफॉर्म पे आके हम संगठित रूप से अगर बात कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि ये और प्रखरता से और जल्दी संभव होगा। एक डिफेंस यूनिवर्सिटी भी बन रही है, वो कितना कारगर साबित होगी? देखो, डिफेंस यूनिवर्सिटी ऐसा होता है ना कि ये इकोसिस्टम इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट, अकेडमिशिया इंटरेक्शन से होती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट का तो काफ़ी बड़ा प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तो था ही, पर उसके अपने फायदे भी थे और उसके अपने कंस्ट्रेंट्स भी थे। नोवाल जी जैसे उद्यमी आए, बड़े दृष्टा नेता थे है, उन्होंने एक अपना ये लेके सोच बदल के उसको ये किया कि ये भी किया जा सकता है। आज वो भारत के शीर्ष डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में है, मोस्ट वैल्यूड फर्म्स में है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो जो एक इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का अकेडमिशिया इंटरेक्शन की मैं बात करूँ अप्लाइड रिसर्च और इसके लिए, तो VNIT में काफ़ी बड़ा इनोवेशन सेंटर है। इट इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ गुड रोल। IIM इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ गुड रोल। नेशनल अकेडमी फॉर डिफेंस प्रोडक्शन है, वो अपना रोल अदा कर रही है। डिफेंस यूनिवर्सिटी इसी दृष्टि से कारगर कदम है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि डिफेंस यूनिवर्सिटी इसलिए कारगर कदम है क्योंकि स्ट्रेटेजिस्ट, हिस्टोरियंस ऑल आर रिक्वायर्ड। तो ये इकोसिस्टम में हमें सबकी ज़रूरत है। जो नागपुर, जो विजडम यहाँ पे जैसे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आप अगर जाओगे तो आपको पता लगेगा कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ की जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है, अगले 10 साल, 5 से 7 साल लगते हैं कोई भी चीज़ को आगे आके सेटल होने के लिए, पर अगले 10 साल में यहाँ के इकोसिस्टम में एक तरीके की प्रगल्भता लाने का काम करेगा, ऐसा मुझे लगता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो बात अलग है, वो तो इंडिविजुअली जितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वो तो काम करते ही है, वो कोई एक विशिष्ट इसके लिए वर्क के लिए सीमित नहीं है। बट ये जो एक काम है, ये एक विजडम बैंक क्रिएट करने का काम करेगा, ऐसा मुझे लगता है। विदर्भ, या हम कह सकते हैं कि भारत रक्षा उत्पाद या उद्योग का जो हम बदलता हुआ स्वरूप देख रहे हैं और नागपुर से उसको जिस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, उसमें सत्यनारायण नुआल जी की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी तो वो इतना बड़ा उनका काम हो गया और इतना बड़ा योगदान है कि उस पर जितनी बात की जाए उतना कम है। तो आप लोग तो खैर, आप लोगों का रोज का इंटरेक्शन उनके साथ में होता ही होगा, और मैं ये पॉडकास्ट आपके साथ में शूट कर रहा हूँ तो आपने कई बार उनके नाम का जिक्र किया जी। तो अगर आप वो थोड़ा सा बता पाएं कि उनके रोल को आप एक तो वो दृष्टा नेता है, उन्होंने ये चीज़ को
जाना कि उन्होंने जो साहस किया है, उन्होंने जो आगे कदम रखा है, वो कदम जो रखे हैं और उसके कारण उन्होंने जो आज तक अर्जित किया है, उसका बाकी समाज के बाकी वर्गों में भी उसका फ़ायदा होना चाहिए। तो हमारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के मदद किया, जिसके कारण ये लोग हम कर पाए। शुरुआत करने के लिए जो चिकन एंड एग स्टोरी है, उसका जिंक्स ब्रेक करने के लिए नोवाल जी का ही ये है, इसीलिए हम उसके जितने आभार व्यक्त करें, उनके लिए बातें करें, कम है। उसके अलावा जो सेक्टर ओपन अप नहीं था, जो कंट्रोल्ड सेक्टर था, उसमें भी जिस प्रकार से उन्होंने अपनी संयम को बनाए रखते हुए अपनी क्षमताओं का विकास करके जो अर्जित किया है, वो एक इटसेल्फ इज अ केस स्टडी। मुझे कोई बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ी कंपनी है भारत की, टॉप मोस्ट कंपनियों के ग्रुप के बारे में उनके सीईओ हमेशा बोलते थे, हम लोग इतना करते इतना दिखाते, नोवाल जी इतना करते और इतनी बात करते हैं। करते भी नहीं, कई विषयों को करते ही नहीं, बहुत ही विनम्र ये जो एक विनम्रता और ये जो है, इट इटसेल्फ स्पीक फॉर हिज ह्यूमिलिटी, स्पीक्स फॉर हिज, मतलब उनका जो एक दर्जा है वो, और भारत सरकार ने उनको पद्मश्री देके यहाँ के वो विदर्भ का गौरव किया है। तो मुझे ये लगता है कि उसके कारण और लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और उन जैसे उद्यमियों के कारण जो उन्होंने रिस्क शेयर करके रिस्क कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है, विदर्भ में क्या कमी थी? विदर्भ में सब कुछ था, रिस्क टेकिंग एपेटाइट की कमी थी, क्योंकि हम लोगों का जीवन चलता था, कहीं पर के आक्रमण नहीं हुए, अवर्षण आता था तो फिर दूसरा इसमें हम लोगों के निकल जाती थी, तो हम लोग हैप्पी गो लकी थे। इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि हम कुछ करते नहीं थे, तो आज ठीक है ना, चल रहा है जिंदगी, हैप्पी गो लकी है। उन्होंने ये बताया कि रिस्क लेके भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके कारण उनका जो योगदान है वो ना कि नागपुर के लिए, महाराष्ट्र के लिए, पर देश के लिए काफ़ी मील का बड़ा पत्थर साबित होता है। उनके जैसे उद्यमियों, अपने को वेल्थ क्रिएटर से, वो उद्यमी नहीं बोल सकते, उनको उद्यमी बोलना बहुत छोटी बात है। इज़ अ वेल्थ क्रिएटर। वेल्थ पैसे की नहीं है, वो विजडम की भी है, वो क्षमताओं, वो सभी चीज़ों की है। तो वी नीड वेल्थ क्रिएटर्स लाइक हिम, एंड वी मस्ट रिमेन इंडेटेड टू हिम, ऐसा मुझे लगता है। अब हम आप पर आते हैं, ये सिलसिला कब शुरू हुआ कि आप मूल रूप से चंद्रपुर के, आपने पढ़ाई की, वकालत की, ऐसा भी नहीं कि डिफेंस सेक्टर की आप पढ़ाई कर रहे हो, एरोनॉटिक्स के आप इंजीनियर हों, उसके बाद में आपने 10 साल किसानी की, फिर उसके बाद में डिफेंस सेक्टर में आए, ये बदलाव किस तरीके से हुआ? एक किसान का बेटा जो पहले वकील बनता है, फिर किसानी करता है, और फिर उसके बाद में इस सेक्टर को चुनता है, तो ये बदलाव किस तरीके से आया और क्यों आया? चूँकि ये था कि मैं खेती करता था अर्थार्जन के लिए, मतलब मेरी वकालत। ये शौकिया खेती थी या ना, खेती पर आपकी निर्भरता थी? परिवार निर्भरता थी परिवार की। मैं सवेरे 5 बजे से रात को 10 बजे तक खेती पे काम करता था 10 साल, क्योंकि मुझे कोई अलग रास्ता नहीं दिख रहा था। मेरी फैमिली के लिए और मेरे सस्टेनेंस के लिए वो करना ज़रूरी था। वरोरा जैसे छोटी जगह पे जाने के बाद में वकालत भी, उस समय वकालत में वरोरा में म्यूनसिपल कोर्ट होता था, मुंसिफ कोर्ट होता था छोटा, वहाँ पे वो सस्टेनेंस नहीं कर पाता था। तो मैंने, चूँकि वो मेरी ज़रूरत थी, तो मैंने खेती करना शुरू किया, और 10 साल मैंने दिन रात खेती किया। तो खेती करते करते जो आम बड़े राजा का ये होता है दमन, वो मेरा भी हुआ उसके कारण। आसान नहीं है खेती करना, सब फिल्म, मतलब ये है, उसके लिए जो आप अगर किसी खेती, मतलब अच्छे किसान से बात करेंगे, तो उसकी जो मेहनत है, उसका मेहनत आना उतने से नहीं आता। मैं तो यंग था, 21 साल से मैंने खेती करना शुरू किया, 32 साल में बिजनेस में आया। वो इसलिए आया कि मैंने खेती करते करते देखा कि यहाँ से मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, और हर साल वही कहानी, वही रोना धोना, वही कितना भी मेहनत करो, किसी ये देगी, जमीन देगी तो निसर्ग लेके जाएगा, निसर्ग देगा तो बाजार लेके जाएगा, तो आप वहीं पे वो दुष्ट चक्र में वहीं पे भी घूम रहे हो। तब वही कई इतने संसाधन भी नहीं थे उस ज़माने में, 92 टू 2000 तक कि मैं हैदराबाद भी बेचता था मेरे फ्लोरिकल्चर के माल, मैं मुंबई मार्केट में बेचता था,
वही था हमेशा, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, क्योंकि जाते जाते ख़राब हो जाता था। तो सप्लाई चेन नहीं थी, कम्युनिकेशन मतलब कन्वेंस के साधन नहीं थे, तो ऑल बॉटल नेक्स वेयर देयर। तो मैंने सोचा कि इससे तो बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसे कब तक मैं रोते रहूँगा हर ज़िंदगी भर। तो मैंने फिर व्यवसाय में आने की कोशिश की, चूँकि छोटे गांव में रहता था। पेट्रोल पंप शुरू किया, फिर टू व्हीलर का एजेंसी लिया, क्योंकि मुझे कोई ये नहीं था, मुझे बढ़ना था, मुझे काम करना था, तो जो भी अवसर दिखते थे मैं करता था। फिर मैंने माइनिंग डेवलपमेंट ऑपरेटर बना, माइंस मैंने शुरू माइनिंग डेवलपमेंट ऑपरेटर बना, लैटराइट्स की माइन चलाए, डोलोमाइट्स की माइन चलाए, ये चलाए, उससे काफ़ी सारा अनुभव हासिल किया। वो दरम्यान मुझे ये जो एक मेरे माइनिंग लीजेस भी फिर बाद में कुछ लिए हमने माइनर मिनरल्स की, वो सब कैंसलेशंस में चली गई नियमों के बदलाव के कारण। तो आई वॉज अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस, तो एक डिस्ट्रप्शन आ गया मेरी ज़िंदगी में। मेरे पास एक सस्टेनेंस के अलावा जो मेरे छोटे बिजनेसेस थे, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये कब तक चलेगा, यहाँ से तो बाहर निकलना पड़ेगा। और फिर चूँकि मैं पढ़ते रहता हूँ और अपनी कमाई का 10% हिस्सा हर साल मैं इन्वेस्ट करते रहता हूँ पढ़ने में और नए नए चीज़ों को सीखने में, तो मैं दिल्ली जाता था और ये करता था। तब मैंने देखा कि गवर्नमेंट डीपीपी लाया, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2014 के लाया परिकर जी ने। तो पढ़ना शुरू किया और उसमें ज्ञात हुआ कि हम लोग भी, मेरे जैसा भी छोटा उद्यमी कुछ कर सकता है। तो क्या करना, कैसे करना, तो जाता था, सबसे क्वेश्चन पूछता था। तो एक इसमें मैंने जनरल थोड़गे साहब थे और परिकर साहब थे, वो परिसंवाद में मैंने उनसे प्रश्न पूछा। तो मेरे मराठी डायलॉग को समझ के, डायलेक्ट उन्होंने समझ लिया कि तू नागपूर जा का, झाल्यानंतर मला भेट। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि नागपुर में क्या बन नहीं सकता, सब कुछ बन सकता है, ये देखो, वो देखो, वो देखो। उसके कारण फिर मुझे 2-3 साल मैंने अच्छे लोगों के साथ रहा, उनसे सीखा। उसके बाद में मुझे 2021 में 5 साल बाद ये लगा कि यस, मैं भी कुछ कर सकता हूँ 2020 में। तब मैंने इसमें मैन्युफैक्चर में जाने का निर्णय लिया। और वहाँ से आज तक की जर्नी में ये है कि हम लोगों के 5 सब सिस्टम्स है कि जिसके पल्प प्रोडक्शन ऑर्डर्स है। मैं अकेला भारत में ऐसा निर्माता हूँ कि जो ये सब सिस्टम्स इम्पोर्ट होती थी वो 100% इंडिजिनसली हमने बिल्ड की है। तो मैकेनिकल से लेके मैकेट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स, आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए ये मेरा सेगमेंट है, उसी में मैं लिप्त हूँ और फोकस्ड हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जर्नी जो मेरी इवेंटफुल रही है, इसमें मेरे घर वालों की परवरिश, उनका आशीर्वाद और थोड़गे सर जैसे दूरदर्शी दृष्टा जो मुझे मार्गदर्शक मिले, और जनरल बाम और बाकी लोग हैं। अभी गुंडाले साहब मेरे चेयरमैन है मेरे कंपनी के, जो 5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जीएम रहे। जनरल वर्मा है, संजय वर्मा, जो मेरे डायरेक्टर है, उनका ये सहयोग मिला है। उनकी प्रेरणा के बदौलत मैं कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ चीज़ें संगठित करके उसको कार्यान्वित करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मैं टेक्नोक्रेट नहीं हूँ, तो मैं मेरी स्ट्रेंथ में काम करता हूँ और अच्छे लोगों के साथ और टैलेंटेड लोगों के साथ, मेरी क्षमताओं से ज़्यादा क्षमता वाले लोगों के साथ रहने के कारण मेरा विकास हुआ है। इन 5-6 सालों में आप अपने विकास को या अपने औद्योगिक विकास को आप किस तरीके से देखते हैं? 5-6 साल बहुत कम समय है जी। जैसे आप बता रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द बहुत क्षमतावान व्यक्ति हैं जी। उनकी क्षमताओं की वजह से, उनकी प्रतिभाओं की वजह से आपकी क्षमता बढ़ रही है। अब अपनी क्षमता की प्रगति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो आउटग्रो हुआ हूँ, मैं जो नहीं था वो बन रहा हूँ, और वो रोज का वो निरंतर दैनंदिन प्रक्रिया है कि जिसमें मेरी बढ़ोतरी हो रही है, और वो होनी है। क्योंकि इन लोगों ने जो मेरी एक काम करने की सोच थी और उसके ऊपर चलने का उन्होंने मेरा जो साहस देखा है और मेरी एक जिद्द देखी है कि ये करते रहता है कम वक्त में, तो उसके कारण मुझे लगता है कि जो हम लोगों को सांघिक प्रयास है, टीम, इट्स ए टीम एफर्ट, तो दे आर पेइंग अल्टीमेटली। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ हमारे देश में, उसके बाद में न केवल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की भूमिका या सरकार की भूमिका ने ये बताया कि आने वाले समय में वॉर पैटर्न क्या रहने वाला है, और अब ज़मीन में लड़ाइयाँ जो हैं वो बहुत कम होंगी, अब तो लड़ाई आसमान की है। और जिस तरीके का पैटर्न भारत ने सेट किया है या उसमें जो अपनी भूमिका को दिखाई, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और आने वाले समय में
डिफेंस का वॉर पैटर्न या पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करेगा, अगर आप अपने अनुभव से बता पाएँ? मेरी जितनी भी मर्यादित सोच है, और एक चूंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ ये डॉक्ट्रिन ये सब फिलोसफी का, आत्मनिर्भर और ये इसका, मुझे ये लगता है कि जनरेशनल शिफ्ट जो आया है वो एक डिजिटल क्रांति के कारण आया। अभी वॉरफेयर नेटवर्क सेंट्रिक हो गया है। द वन हु कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ स्पेक्ट्रम, डाटा फ्लो हो, so data has become the tool, communication systems has become the tool, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स जिस प्रकार के हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है कि सब चीजें आकाश से नियंत्रित हो रही है, जमीन से जा रही है और आकाश से नियंत्रित होकर अपना काम कर रही है। तो जो एक चेंज आया है फ्रॉम ब्रीचिंग द व्हाट यू कैन से फ्रंट, जो एक डिफेंस सिस्टम्स होती है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या देखा कि सरप्राइज एलिमेंट से हमने पूरी शत्रु की रडार सिस्टम्स को नाकाम करते हुए उनकी मारक क्षमताओं का ह्रास किया। तो ये हमारे पास जो हमारी क्षमता थी वो लोगों को पता नहीं थी कि हमने कितना बड़ा ये तैयार किया था। बट ये हो गया एक लिमिटेड कन्फ्लिक्ट्स में। तो लिमिटेड टाइम का कन्फ्लिक्ट जब भी आएगा तो ऑपरेशन सिंदूर हमेशा यूज केस रहेगा। बट आपने यूक्रेन युद्ध में देखा है कि उसके साथ साथ जो जमीन का ये है, इन्फेंट्री है, आर्मरी है, ये सबका कारगर ये होता है। आप यहाँ से ओपनिंग कर दिए डिफेंसेस नाकाम करके शत्रुओं के, उनकी क्षमता का ह्रास करके, पर आपको तो जाना तो इन्फेंट्री से ही जाना पड़ेगा। आपको जाना आर्टिलरी को जाके बाद में आपको ये करना पड़ेगा। तो आप ये समझना पड़ेगा कि इट हैज़ बिकम मोर एक्सपेंसिव और इट विल बी प्रोलॉन्ग्ड। तो उसके लिए हम लोगों का जो एक तैयारी भारत सरकार की चल रही है कि अगर जाके 3 फ्रंट्स वॉर होता है, पहले 2.5 फ्रंट्स की बात होती थी, पाकिस्तान, चाइना और कैसे, अब 3 फ्रंट्स और 3rd फ्रंट वॉर खुल गया है। बांग्लादेश इज़ नो लॉन्गर विथ अस, सो वी मे हैव टू लुक एट दिस। तो प्लानर्स तो और ये सब विशेषज्ञ उसके ऊपर काम कर ही रहे होंगे कि ये अगर होता है तो हम लोगों को ऑपरेशन सिंदूर ने जो क्षमता हमारे इसमें जो क्षमताओं का लोगों के सामने जो एक सादरीकरण किया है उसको और सक्षम करना पड़ेगा, और सक्षम करना पड़ेगा। एक बड़ा ज़रूरी सवाल है कि विदर्भ के या डिफेंस के सेक्टर में औद्योगिक विकास जो है उसमें एडवांटेज विदर्भ का जो इनिशिएटिव है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आप कोऑर्डिनेटर भी हैं डिफेंस सेक्टर के एडवांटेज विदर्भ में, उसकी भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं और हम उसे कैसे रेखांकित कर सकते हैं कि एडवांटेज विदर्भ के माध्यम से जिस तरीके के औद्योगिक विकास का एक रोड मैप का खाका तैयार किया जा रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि उसमें समय लगेगा, लेकिन आज से 5, 10, 15, 20 सालों के बाद में विदर्भ की स्थिति और ज़्यादा बेहतर होगी, अच्छी होगी, किस तरीके की होगी, और ख़ासतौर से डिफेंस सेक्टर की किस तरीके से होगी? देखिए कि कोई भी जो एक मूवमेंट होता है उसको राजाश्रय की ज़रूरत है। लोगों की मूवमेंट रह के वो निरंतर चलते रहेगी ये ज़रूरी नहीं है, राजाश्रय की ज़रूरत है। तो जब मैं राजाश्रय की बात कर रहा हूँ, यहाँ के जो दृष्टा नेता है इन दोनों ने मिलके, खासकर अभी ये जो औद्योगिक महोत्सव, जो खासदार औद्योगिक महोत्सव है माननीय नितिन जी की नेतृत्व में ये हो रहा है, ये काफ़ी बड़ी दूरदर्शी सोच है यहाँ के उद्यमियों को बी द ब्रांड बनाने की। हमें बाहर के लोगों की ये लेने की ज़रूरत नहीं है, सूद लेने की। हम लोग भी हमारे बड़े हैं वो दिखाने की ज़रूरत है। वो दिखाने के लिए इन्होंने एक बड़ा दालन हमको दे दिया है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, सबसे पहले साल में हुआ तो हमको पता लगा कि अरे ये भी हमारे यहाँ पे ये भी बनता है, ये भी बनता है। तो हमारे अगल बगल में जो बनता था अच्छा वो हमारे सामने आ गया, उसके लिए हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। यहाँ के उद्यमियों को बाहर की दुनिया से मेल मिलाप होके उनको एडिशनल बिजनेस मिलने लग गया। छोटी सी चीज़ बोलता हूँ, जगदम्बा ये हाइड्रोलिक्स है बुटीबुरी में, मुझे नहीं पता था।
लास्ट ईयर हमने जब देखा, पहले इसमें जब देखा कि अरे यहाँ पे तो ये हाइड्रोलिक प्रेस बनाते हैं, क्यों हमें जाके बेलगांव में किसी को देने की ज़रूरत है, हमने उनको ऑर्डर दिया। उसके बाद में सोलर इंडस्ट्रीज ने दिया, उसके बाद में जीएसआर ने दिया, उसके बाद में और बाकी लोगों ने दिया। तो ये जो एक दालन है ना, ये हम लोगों को एक साथ लाके हमारी क्षमताओं को लोगों के सामने रखने का अवसर व्यक्त करता है, प्रदान करता है, अवसर प्रदान करता है। उसके अलावा इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट और जिस प्रकार के सेमिनार्स होते हैं, बाहर से हम लोग एक्सपर्ट्स आते हैं, यहाँ के उद्यमियों को उनसे मेल मिलाप करने का अवसर मिलता है। अभी मैं डिफेंस की अगर बात करूँ, 10 डिफेंस सेक्टर अंडरटेकिंग, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, एडवांस वेपन इंडिया, ऑप्टेल लिमिटेड, ट्रूफ कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज, बीडीएल, मजगांव डॉक, बीईएमएल, बेल, सबके यहाँ पे बड़े वरिष्ठ अधिकारी आएंगे। 3 दिन में उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। कोई भी जाके उनसे क्या अवसर है इसके ऊपर बात करके सलाह मशवरा ले सकता है। ये अवसर आपको कहाँ मिलता है? वो यहाँ पे आते हैं तो इसी के लिए आ रहे। एयरफोर्स से मेंटेनेंस कमांड है। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म पे सबके लाके उनको प्रेरित करना कि आप लोगों में जाए और आपकी लोगों का सहभाग आपके प्रोक्योरमेंट और इकोसिस्टम में बनाए, ये एडवांटेज विदर्भ ने किया है, वे सबसे बड़ा आप उसकी अगर कोई उपलब्धि हो तो वो काम किया है निरंतर। अब ये 3रा साल है। अब नाउ इट हैज़ बिकम एनुअल इवेंट। मेरे जैसा उद्यमी 3 साल पहले नहीं था, अब बन गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिल गया मुझे। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी क्षमताओं को वृद्धिंगत किया है। तो मुझे ये लगता है कि ये राजाश्रय मिलना बहुत ज़रूरी था। उनकी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये एक सोच का नतीजा है कि जिसके कारण यहाँ पे ये बढ़ा है। और जिस हिसाब से अभी ये डिफेंस पार्क आने की घोषणा होने वाली है, जिसका सुतोवाच किया है, पॉलिसी अभी आ ही रही है, तो मुझे लगता है अगले 3 से 5 साल में ये एडवांटेज विदर्भा डिफेंस के लिए अलग से एग्जीबिशन रखेगा, ऐसी मेरी सोच है, जहाँ पे भारत की सभी डिफेंस कंपनीज आएगी और बाहर से भी। नेक्स्ट ईयर तो हमारा ये भी वादा है, गडकरी साहब को और देवेंद्र जी को हमने किया है कि हम अगले साल बाहर से भी उद्यमियों को लाएंगे और उनकी क्षमताओं का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। तो ये तो अभी ऐसा है ना, ये रुकने वाला कारवां नहीं है। तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। चलिए, दुष्यंत देशपांडे सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे पॉडकास्ट को आपने ज्वाइन किया और इतनी अच्छी बातें हुई इस सेक्टर के बारे में। टेक्निकल नॉलेज तो हम बहुत हद तक हमारे दर्शकों को नहीं दे पाए हों, लेकिन इस सेक्टर में क्या कुछ संभावनाएं हैं या क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए किस तरीके की चेतना की ज़रूरत है, वो हमने आपके माध्यम से जो बातचीत हुई उसमें हमने जानने की कोशिश की। यकीनन वो हमारे दर्शकों तक भी पहुंची होगी। और जो बात आपने कही कि आने वाले 5 सालों के बाद जिस तरीके से विदर्भ में डिफेंस की स्थिति रहेगी, डिफेंस सेक्टर की स्थिति रहेगी, ऐसा रहेगा कि संभव है कि एडवांटेज विदर्भ को अलग से डिफेंस के सेक्टर के लिए जो है एक एग्जीबिशन करनी पड़े। तो हमें लगता है कि ऐसे दिन का हमें भी इंतज़ार रहेगा, विदर्भ को भी इंतज़ार रहेगा, क्योंकि एक तरीके से ये सारी जो चीज़ है न केवल सुरक्षा से जुड़ी हुई है बल्कि हमारे क्षेत्र के औद्योगिक विकास से भी जुड़ी हुई है। बहुत मज़ा आया सर आपसे बातचीत करके और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल के माध्यम से कि सब लोग, खास करके युवा उद्यमी और इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, ITI के स्टूडेंट्स और डिप्लोमा होल्डर्स, वो आए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके प्रेरित होकर आगे निकले। धन्यवाद।